नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले बात करेंगे उस घटना के बारे में जिसने एक बार फिर कश्मीरी पंडितों के जख्मों को कुरेद दिया। बात करेंगे उस बयान के बारे में जिसने कश्मीरी पंडितों के जेनोसाइड को वल्गर कहा। जिस फिल्म द कश्मीर फाइल्स में कश्मीरी पंडितों पर जुल्म को दिखाया गया था, उस फिल्म को वल्गर प्रोपेगेंडा कहा। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि यह बयान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जूरी के चेयरमैन ने दिया। यह फेस्टिवल भारत सरकार द्वारा आयोजित किया गया था और उसकी क्लोजिंग सेरेमनी में जूरी के चेयरमैन नेदाव लेपिड ने कश्मीर फाइल्स को वल्गर प्रोपेगेंडा करार दिया। वो अपना यह बयान लिखकर लाए थे। लेपिड एक इजरायली फिल्म मेकर है और कश्मीरी फाइल कश्मीरी पंडितों को घाटी से निकाले जाने की दर्दनाक घटना पर बनी है। यह साल की सबसे हिट फिल्मों से एक है। इस फिल्म के स्टार अनुपम खेर ने फिल्म को प्रोपेगेंडा करार दिए जाने को एक सिक माइंड और मेंटली इनस्टेबल इंसान का बयान बताया। फिल्म मेकर अशोक पंडित ने कहा कि लेपिड ने 7 लाख कश्मीरी पंडितों की भावनाओं का मजाक उड़ाया है। फिल्म राइटर मनोज मुंतशिर ने कहा कि जूरी के चेयरमैन ने जिस तरह कश्मीर फाइल्स की आलोचना की, वो उनकी मूर्खता को दर्शाता है। बहुत सारे लोग लेपिड के बचाव में भी खड़े हो गए। स्वरा भास्कर ने लेपिड के सपोर्ट में ट्वीट किए। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि जूरी हेड ने गलत नहीं कहा, कश्मीर फाइल्स एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। विवाद इतना बढ़ गया कि भारत में इजरायल के राजदूत ने भारत की जनता से माफी मांगी। उन्होंने लेपिड को एक ओपन लेटर लिखा और उनसे कहा कि उन्हें अपनी हरकत पर शर्म आनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि विवाद कब, कहां और कैसे शुरू हुआ और इसकी जड़ में क्या है। असल में इंटरनेशनल जूरी अवार्ड देने वाली टीम के हेड नेदाव लेपिड जब जूरी अवार्ड का ऐलान करने के लिए मंच पर आए तो उन्होंने फिल्म फेस्टिवल की पूरे आयोजन की तारीफ की। जूरी अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट की गई 14 फिल्मों की भी तारीफ की। लेकिन अपनी बात के आखिरी 40 सेकंड में लेपिड ने ऐसी बात कही जिससे कश्मीरी पंडितों की भावनाएं आहत हुई। यह सोशल मीडिया पर बड़ा इशू बन गया। एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। नेदाव लेपिड को द कश्मीर फाइल्स पर एतराज था। उन्होंने अपने पर्सनल ऑब्जेक्शन को पूरी जूरी का एतराज बता दिया। लेपिड ने कहा कि जूरी अवार्ड के लिए भेजी गई 15वीं फिल्म द कश्मीर फाइल्स उनकी नजर में वल्गर और प्रोपेगेंडा वाली फिल्म है। इस फिल्म में ऐसी कोई सिनेमैटिक क्वालिटी नहीं है कि उसे अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट फिल्मों में शामिल किया जाए। लेपिड ने कश्मीर फाइल्स को एक प्रोपेगेंडा फिल्म बताया। नेदाव लेपिड ने दावा किया कि जूरी के सभी मेंबर्स उनकी राय से सहमत हैं कि इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जैसे प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल में ऐसी फिल्में नहीं भेजी जानी चाहिए। We were, all of us, disturbed and shocked by the 15th film, by the movie Kashmir Files, that felt to us like a propaganda vulgar movie, inappropriate for an artistic competitive section of such a prestigious film festival. I feel totally comfortable to share openly these feelings here with you on stage, since the spirit that we felt in the festival can surely accept also a critical discussion, which is essential for art and for life. Thanks a lot. इजराइल के फिल्म मेकर ने जैसे ही कश्मीर फाइल्स पर यह बयान दिया तो कुछ लोग इस बयान को वायरल करने में जुट गए। उन्हें अच्छा मौका मिल गया। नेदाव लेपिड के बयान की क्लिप बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर की जाने लगी। हैशटैग कश्मीर फाइल्स ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। वीडियो क्लिप शेयर करने वाले दावा करने लगे कि भारत के दोस्त इजराइल से आए एक फिल्म मेकर ने कश्मीर फाइल्स की पोल खोल दी। एक सेलिब्रिटी ने नेदाव लेपिड के बयान को सरकार के लिए शर्मनाक बताया। किसी ने कहा कि अनुपम खेर और विवेक अग्निहोत्री की पोल खुल गई। इजरायली फिल्म मेकर नेदाव लेपिड का बयान वायरल करने वालों को इसी बहाने बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को टारगेट करने का मौका मिला। बहुत से सेलिब्रिटीज इस विवाद में कूद पड़े। सोशल मीडिया पर नेदाव लेपिड के सपोर्ट में लिखने लगे। कहा गया कि आखिरकार दुनिया को कश्मीर फाइल का सच पता चली गया। कश्मीर फाइल की इस डिबेट में पॉलिटिकल लीडर कूदते न कूदते, ये कैसा हो सकता था।
बड़े बड़े पोस्ट लिखे जाने लगे। कहा गया कि बीजेपी ने तो अपना प्रचार करने के लिए कश्मीर फाइल फिल्म का उपयोग किया, इससे कश्मीर पंडितों का कोई भला नहीं हुआ। आरोप लगा कि फिल्म तो बीजेपी की पॉलिटिकल टूल बन गई और एक बार फिर से ठीक वैसा ही माहौल बन गया जैसा यह फिल्म रिलीज होने के वक्त बना था। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने कहा कि फिल्म बनाने वाले तो मुनाफा समेटकर चले गए, कश्मीरी पंडितों की मुसीबतें दूर नहीं हुई। तो ये जो बात है कश्मीर फाइल्स के बारे में, ये सच है। अगर कोई ये ने कहा होगा, मैं तो अभी इतना ही देखता हूँ कि जिस तरह से प्रोपेगेंडा हुआ था एक पार्टी का और एक पार्टी के खिलाफ, उसके लिए फिल्म बनाई थी और एक पूरी पार्टी, पूरी सरकार, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, वो उस प्रचार में लगा थी। लेकिन ये सिनेमा आने के बाद कश्मीर में सबसे ज़्यादा किलिंग्स हुई है पंडितों की। आपने देखा होगा, पंडितों को मारा गया, सुरक्षा कर्मियों को मारा गया। तब ये कश्मीर फाइल वाले कहाँ थे? ये आक्रोश तो कश्मीरी पंडितों के अनाथ बच्चे भी कर रहे थे। अब कहाँ गए कश्मीरी फाइल वाले? अब हमारी वेदना दिखाइए। तब ना कोई सामने आया, ना कश्मीर फाइल 2 का कोई नियोजन किया। अब बनाइए कश्मीर फाइल 2 पे। संजय राउत ने 2 इश्यूज को मिक्स कर दिया। असल में द कश्मीर फाइल्स विवेक अग्निहोत्री ने बनाई है। यह फिल्म 1990 में कश्मीर से कश्मीरी पंडितों के पलायन की स्टोरी बताती है। फिल्म में अनुपम खेर और मिथुन चक्रवर्ती लीड रोल में हैं। द कश्मीर फाइल्स को वल्गर और प्रोपेगेंडा बताने पर अनुपम खेर जाहिर है बहुत नाराज हो गए। उन्होंने अपना बयान वीडियो पर जारी किया। अनुपम खेर ने कहा कि कुछ लोग कड़वा सच न सुनना चाहते हैं न देखना चाहते हैं, इसलिए वो द कश्मीर फाइल्स को निशाना बना रहे हैं, क्योंकि फिल्म में कश्मीर का कड़वा सच दिखाया गया है। कुछ लोगों को सच जैसा है वैसा ही देखने और दिखाने की आदत नहीं होती। वो उस पर अपनी मनपसंद खुशबू, अपना मनपसंद जायका, अपने मनपसंद रंग लेप कर, सजा कर, संवार कर देखने के आदी होते हैं। कश्मीर का सच उन्हें पच नहीं रहा है और वो चाहते हैं कि उसे किसी अच्छे, रंगीन, खुशनुमा चश्मे से देखा और दिखाया जाए। और यही वो करते आए हैं पिछले 25-30 साल से। और आज जब उनकी इस पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया है कश्मीर फाइल्स ने, सच को जैसा है वैसा ही दिखाकर, तो उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है, पेट में मरोड़ उठ रहे हैं और वो गाहे बगाहे अपने मुंह से अपनी इस तकलीफ को जाहिर करते रहे। जो सच भयावह है और जो सच बद्धा है और जो सच जितना नंगा है, उसे अगर आप देख नहीं पाते तो आंखें मींच लीजिए, मुंह सी लीजिए, उसका मजाक उड़ाना बंद कीजिए। द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने लेपिड को चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि नेदाव लेपिड तो आतंकवादियों के नैरेटिव को बढ़ावा दे रहे हैं। विवेक ने कहा कि कश्मीर फाइल्स का एक एक फ्रेम सच्चा है। अगर कोई फिल्म की एक भी बात को झूठा साबित कर दे तो वो फिल्में बनाना छोड़ देंगे। मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इस तरह की बातें तो सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, अर्बन नक्सल्स और भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग हमेशा से बोलते ही आए हैं। लेकिन मेरे लिए जो एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात वो है कि भारत सरकार द्वारा आयोजित, भारत सरकार के मंच पे कश्मीर को भारत से अलग करने वाले टेररिस्ट लोगों के नैरेटिव को सपोर्ट किया गया और उस बात को लेके भारत में ही रहने वाले कई भारतीयों ने उसका इस्तेमाल किया भारत के अगेंस्ट। आखिर ये लोग कौन हैं? ये वही लोग हैं जो कश्मीर फाइल्स के 4 साल पहले जब मैंने रिसर्च चालू किया था तब से इस फिल्म को प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं। 700 लोगों के पर्सनल इंटरव्यूज के बाद ये फिल्म बनी है। क्या वो 700 लोगों जिनके मां बाप, भाई बहनों को सरेआम काट दिया गया, गैंगरेप किया गया, 2 टुकड़ों में बांट दिया गया, क्या वो सब लोग प्रोपेगेंडा और अश्लील बातें कर रहे थे? ये बार बार सवाल उठता है कि कश्मीर फाइल्स जो है वो एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, मतलब वहां कभी हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ ही नहीं।
तो आज मैं विश्व के सारे बुद्धिजीवियों को, इन अर्बन नक्सल्स को चैलेंज करता हूं, इन महान फिल्म मेकर जो इजराइल से आए उनको भी चैलेंज करता हूं कि कश्मीर फाइल्स का एक शॉट, एक डायलॉग, इवेंट कोई अगर प्रूव कर दे कि ये पूरी तरह से सत्य नहीं है तो मैं फिल्में बनाना छोड़ दूंगा। बात कश्मीर की है। कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग है, कश्मीर जो भारत के लोगों के लिए एक बड़ा सेंसिटिव इशू है, और कहने वाले इजराइल के थे। इजराइल भारत का दोस्त मुल्क है, डिफेंस पार्टनर है, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पर्सनल फ्रेंड हैं। इसीलिए जब इजराइल के फिल्म मेकर नेदाव लेपिड के बयान पर विवाद बढ़ा तो इजराइल ने लेपिड के बयान पर अफसोस जताया, उनकी आलोचना की। इजराइल के इकोनॉमी और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के डायरेक्टर जनरल रॉन मल्का ने नेदाव लेपिड के बयान की निंदा की। रॉन मल्का भारत में इजराइल के एम्बेसडर रह चुके हैं, भारत को अच्छी तरह जानते हैं। भारत में इजराइल की डिप्टी चीफ ऑफ मिशन रह चुकी माया कदोश ने भी सॉरी बोला। इजराइल के एम्बेसडर नाओर गिलोन ने तो नेदाव लेपिड के नाम एक खुला खत लिखा और इस ओपन लेटर को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इजराइल के राजदूत ने लेपिड को उनके बयान के लिए फटकार लगाई, कहा लेपिड ने भारत के साथ रिश्ते खराब करने वाला स्टेटमेंट दिया है। एम्बेसडर नाओर गिलोन ने कहा कि भारत में मेहमान को भगवान मानते हैं, लेकिन लेपिड ने द कश्मीर फाइल्स पर यह बयान देकर भारत में मिले सम्मान का मजाक उड़ाया है। इजरायली राजदूत ने कहा कि वो भारत का, उसकी संस्कृति का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन लेपिड के इस बयान से दोनों के रिश्तों को बहुत ठेस पहुंची है, क्योंकि लेपिड ने एक ऐतिहासिक घटना पर बनी फिल्म का अपमान किया है, इंसल्ट की है। इजराइल के कौंसल जनरल ने भी अपने यहां के फिल्मकार नेदाव लेपिड के बयान की आलोचना की। कौंसल जनरल उस वक्त गोवा में मौजूद थे जब नेदाव ने यह बयान दिया था। आज इजराइल के कौंसल जनरल कॉबी शोशानी अनुपम खेर के घर पहुंचे, अपने देश के फिल्मकार के बयान पर अफसोस जताया, माफी मांगी। Last night at 2 o'clock, मैं कल रात 2 बजे गोवा से मुंबई लौटा और सुबह सबसे पहले मैंने अनुपम खेर को फोन किया, क्योंकि वो इस फिल्म कश्मीर फाइल्स के एक कलाकार ही नहीं, मेरे दोस्त भी हैं। हमारे राजदूत ने बहुत साफ संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि नेदाव लेपिड ने अपने निजी एजेंडे के तहत ये बयान दिया है। इसका इजराइल की सरकार से कोई संबंध नहीं है। हम भारत के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाने जा रहे हैं, क्योंकि भारत और इजराइल के रिश्ते बेहद खास हैं। हम दोनों इस रिश्ते को बहुत अहमियत देते हैं। ऐसी घटनाएं उन रिश्तों पर कोई असर नहीं डालेंगी। इजराइल के एम्बेसडर ने माफी मांगी, कौंसल जनरल ने माफी मांगी, तो उसके बाद अनुपम खेर ने कहा कि उनका गुस्सा अब शांत हो गया है। हालांकि उन्होंने नेदाव लेपिड के बयान को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को बदनाम करने की साजिश बताया। अनुपम खेर ने कहा कि भारत ने पूरा फिल्म फेस्टिवल बड़े शानदार तरीके से आयोजित किया, शायद इससे कुछ लोगों को तकलीफ हुई और उन्होंने भारत को बदनाम करने के लिए यह बयान दिलवा दिया। इस तरह की बात एक वल्गर सोच का इंसान ही कर सकता है। एक वल्गर इंसान ही इस तरह की, या फिर उनका कोई मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, क्योंकि जो इंसान उस देश से आता है जहां पर खुद टेररिज्म के विक्टिम्स रहे हैं, जहां पर खुद हॉलोकास्ट हुआ है, वो अगर जेनोसाइड के लोगों का पेन नहीं समझते हैं, उनका दर्द नहीं समझते हैं, तो दो ही चीज़ें हैं, या तो वो वल्गर इंसान है या वो मेंटली इम्बैलेंस हैं, या उस मौके पर उनका बैलेंस बिगड़ चुका था। पर मैं ये नहीं सोचता, मैं सोचता हूँ कि ये एक बहुत ही प्लान्ड स्ट्रेटजी है उन लोगों की, जो हमेशा से हिंदुस्तान में जब भी कोई अच्छी चीज़ होती है, हिंदुस्तान को छोटा महसूस कराने के लिए इस तरह के मौक़ों का इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आखिरी दिन था, फेस्टिवल बहुत अच्छा हुआ और सब तारीफ़ कर रहे थे। मैं खुद भी वहाँ 2 दिन के लिए गया था। बहुत अच्छे इंतज़ामात थे, एक प्रोफेशनल ढंग से ये फेस्टिवल हो रहा था। और उस बीच उसका अभी हमें कोई याद क्या रहेगा, इस आदमी ने इस तरह की बेहुदा स्टेटमेंट दी है। हम उसको याद नहीं रखेंगे। इतनी सारी फिल्में, इतने फॉरेन डेलीगेट्स, इतने सारे इवेंट्स हुए वहाँ पर, हम उसको याद रखेंगे इसके लिए। तो ये इंसान जो है ये
प्लान्ड तरीके से उन्होंने पर्ची निकाली और इस शब्द का इस्तेमाल किया। उनको फिल्म पसंद नहीं आई तो बोल सकते हैं, बिकॉज हर एक को अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि मुझे फिल्म पसंद नहीं आई, अच्छी नहीं लगी, कैमरामैन अच्छा नहीं था, या इसका लाइटिंग अच्छी नहीं थी, या इसका साउंड अच्छा नहीं था, बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, या फिल्म का थीम अच्छा नहीं था। बट आप मंच पर जूरी के चेयरमैन होकर आप ये 2 वर्ड्स बोलते हैं कि वल्गर प्रोपेगेंडा, तो फिर आपके इरादों पर मुझे शक होता है और सबको शक होता है। बात सही है। निदा लैपिड ने दावा तो ये किया था कि पूरी जूरी उनकी इस राय से सहमत है, लेकिन आज लैपिड के बयान से उस इंटरनेशनल जूरी ने किनारा किया। वो जूरी जिसके वो चेयरमैन थे, जिसका साथ होने का उन्होंने दावा किया था, जूरी के इंडियन मेंबर सुदीप्तो सेन ने एक बयान जारी किया। कहा कि जूरी के 4 मेंबर्स उस वक्त मौजूद थे जब नेदाब लैपिड ने यह बयान दिया। यह उनकी निजी राय थी। द कश्मीर फाइल्स को लेकर जूरी के बाकी मेंबर्स के बीच इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी जैसी नेदाब लैपिड ने मंच पर कही। इंटरनेशनल जूरी में अमेरिका की 1, फ्रांस के 2 और भारत के सुदीप्तो सेन शामिल थे। नेदाब इस जूरी के चेयरमैन थे। नेदाब के बयान की सियासी आलोचना भी हुई। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के होस्ट स्टेट गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि नेदाब लैपिड ने फिल्म फेस्टिवल के मंच से अपना एजेंडा चलाया जो नहीं होना चाहिए था। मैं जो जूरी चेयरमैन था उसका इस स्टेटमेंट का कंडेम्ड करता हूं। जिस तरह से उसने उस प्लेटफॉर्म का यूज करके इजराइल एम्बेसडर ने भी कहा कि ये शब्द उन्होंने नहीं कहना चाहिए, ये उन्होंने मिसयूज किया। मैं भी कहूंगा कि उन्होंने उस प्लेटफॉर्म का मिसयूज किया है ये शब्द कह के, और एनएफडीसी उसकी कॉग्निजेंस लेंगी ऐसा मुझे लगता है। भारत सरकार ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इट इज एन एनएफडीसी और ईएसजी की तरफ से मनाया जाता है, और डेफिनेटली भारत सरकार की तरफ से एनएफडीसी इसका कॉग्निजेंस करेंगे। और इस तरह से उन्होंने ये शब्द उन्होंने यूज नहीं करना चाहिए था, उन्होंने ये स्टेटमेंट नहीं करना चाहिए था, ये मैं डेफिनेटली कहूंगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा ने एक अलग तरह की बात कही। उन्होंने कहा कि इजराइल के फिल्म मेकर को भारतीय फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर ऐसा बयान देने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा इस बयान को ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि जूरी मेंबर भगवान नहीं होते। ये जूरी मेंबर क्या भगवान होता है? हमको अच्छा लगा वी प्रमोटेड कश्मीर फाइल, उनको अच्छा लगा वो कमेंट करेगा, उसमें क्या इश्यू है? जूरी मेंबर लोग तो भगवान नहीं है ना। कश्मीर में जो हुआ है तो हम लोग खुद देखा है, तो वो लोग का क्या अथॉरिटी है सलाम करने के लिए? हम भी उनको सलाम कर दिया, झमेला खत्म। अब मैं आपको कश्मीर फाइल्स पर इस तरह का बयान देने वाले इजराइल के फिल्म मेकर नेदाव लैपिड के बारे में, उनकी बैकग्राउंड के बारे में थोड़ी बहुत बातें बता देता हूं। नेदाव लैपिड इजराइल के काफी कंट्रोवर्शियल फिल्म मेकर हैं। उनके सपोर्टर लैपिड को फिलोसफर फिल्मकार कहते हैं, लेकिन यहूदी नेशनलिज्म और फिलिस्तीन को लेकर लैपिड के विचारों की इजराइल में लगातार आलोचना होती है। लैपिड इजराइल में पैदा हुए, पढ़ाई फ्रांस में की, फिल्म बनाने की ट्रेनिंग इजराइल में ली। नेदाव अक्सर अपनी फिल्मों में इजराइल और फिलिस्तीन के टकराव के सब्जेक्ट को उठाते हैं। वो यहूदी राष्ट्रवाद के खिलाफ बयान देते हैं। नेदाव फिलिस्तीन की जमीन पर इजराइल के कब्जे को गैर कानूनी कहते हैं। इसी साल उन्होंने फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक पर बसे इजराइल के नागरिकों की मदद के लिए बनाए जा रहे एक फंड का विरोध किया था और कहा था इससे इजराइल के कब्जे को बढ़ावा मिलेगा। आज अनुपम खेर ने कहा कि नेदाव लैपिड मानसिक रूप से बीमार हैं, मेंटली इंस्टेबल हैं, इसलिए वो टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर बन गए हैं। मानसिकता गड़बड़ है और वल्गर इंसान है वो। ये नए नए वर्ड जो मैंने पहले कभी नहीं सुने थे फिल्मों से जोड़ने के लिए, प्रोपोगेंडा, असहिष्णुता, ये इंटॉलरेंस, ये सब नहीं हमने सुने थे ना। ये 2014 के बाद जरा ज्यादा सुनना को देने लगे हैं, तो है उनकी परेशानी है, क्या कर सकते हैं। गैंग है, हाँ जी बिल्कुल गैंग है। गैंग वही होते हैं ना जो ठुकराए हुए लोग होते हैं, जो रूठे हुए लोग होते हैं, जो बेचारे जिन पे कभी तरस आता है, कभी दुख होता है और कभी असहाय होते हैं। बट वो इसी बात होता है ना, क्लास में एक लड़का जो
हर चीज़ में दखल अंदाजी करता है, वो किसी चीज़ में अच्छा नहीं होता है। वैसे ही है ये, पागलपन का कोई इलाज नहीं है। जो ऐसा सोचते हैं वो मतलब उसका क्या इलाज कर सकते हैं? आपको क्या लगता है कि जो वायलेंस वर्ल्ड वॉर में हुई या उसके बाद हुई, इसके बाद इसका मतलब कि त्रासदी पे फिल्में नहीं बननी चाहिए? क्या शिंडलर लिस्ट पे ज़्यादा टॉर्चर हुए, परेशानियां हुई जूस को? क्या किसी भी चीज़ को लेकर क्या इतना ज़्यादा ये सब बोलना किसी मतलब ही नहीं रखता है। उम्र भर अपने ही गिरे बाँह से उलझने वाले, तू मुझे मेरे ही साये से डराता क्या है? अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या वाकई में कश्मीर फाइल्स एक प्रोपेगेंडा फिल्म है या ये कश्मीर का सच बताती है? इसका जवाब कौन दे सकता है? मैं उन कश्मीरी पंडितों के परिवारों से मिला हूं जिन्होंने अपने करीबियों को खून में लथपथ देखा है, जिन्हें आतंकवादियों की गोलियों ने अपना घर बार छोड़ने को मजबूर कर दिया था। जिन कश्मीरी पंडितों ने दहशत का वो मंजर देखा है, वो कहते हैं कि कश्मीर फाइल्स ने उनके दर्द को, उन पर हुए जुल्म को एकदम सही रूप में दिखाया है। मैंने उन परिवारों को फिल्म देखने के बाद अपने पुराने दिन याद करके रोते बिलखते देखा है। तो फिर फिल्म प्रोपेगेंडा कैसे हो सकती है? ये फिल्म वल्गर कैसे हो सकती है? इसलिए यह बात सही है कि लेपिड ने कश्मीरी पंडितों के पलायन का, उन पर हुए अत्याचार का मजाक उड़ाया है। असल में तो लेपिड ने जो कहा वो वल्गर है, वो प्रोपेगेंडा है, वो एक बेहुदा मजाक है। अब सवाल है कि लेपिड जैसे शख्स को जूरी का हेड किसने बनाया? क्या भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की जूरी का हेड तय करने से पहले लेपिड का बैकग्राउंड चेक नहीं किया गया था? ये इजरायली फिल्म मेकर पहले भी इस तरह के बयान दे चुके हैं। उनका करियर काफी कंट्रोवर्शियल रहा है। मैंने इजराइल के लोगों से उनके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में इस आदमी को कोई कुछ नहीं समझता, पता नहीं आप लोगों ने उसे इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी। मुझे लगता है कि कश्मीरी फाइल्स ने एक कड़वा सच पूरी दुनिया के सामने रखा है। कश्मीरी पंडितों के दर्द की सच्ची तस्वीर लोगों के सामने रखी है। कोई कुछ भी कहे, यह फिल्म याद दिलाती है कि कश्मीरी पंडितों ने कितने जुल्म का, कितनी तकलीफों का, कितनी मुश्किलात का सामना किया है। और वो आज भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, खुददारी से सिर उठाकर जीते हैं। वापस अपने घरों को लौटना चाहते हैं, कश्मीर की मिट्टी को माथे से लगाना चाहते हैं। यह फिल्म हमें याद दिलाती है कि कश्मीरी पंडितों को उनके घरों तक वापस भेजना, वहां बसाना, एक सुरक्षित जिंदगी देना इस देश की हम सबकी जिम्मेदारी है। सिनेमा के बाद बात करते हैं सियासत की। आज गुजरात की सड़कों पर बुलडोजर दिखाई दिए। बीजेपी के कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर चुनाव प्रचार में उतरे, क्योंकि उनके मुताबिक बुलडोजर बाबा खुद इलेक्शन कैंपेन करने गुजरात आए। दरअसल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोधरा में एक रोड शो किया। गोधरा वो जगह है जहां 2002 में अयोध्या से लौट रहे कार सेवकों की ट्रेन को जला दिया गया था। उसके बाद जो हुआ उसके बारे में हर कोई जानता है। यही वजह है कि योगी ने आज गोधरा में अयोध्या की और राम मंदिर की बात की। योगी ने कहा कि गुजरात के लोगों के प्यार की वजह से ही मोदी पिछले कई साल तक मुख्यमंत्री रहे और अब प्रधानमंत्री हैं। योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री की कोशिशों से ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, कई मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ है, आतंकवाद खत्म हो रहा है। यह सब जारी रहे, इसके लिए गुजरात की जनता को पहले की तरह बीजेपी का समर्थन जारी रखना चाहिए। याद करिए, 20 वर्ष पहले इसी गोधरा में राम भक्तों को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए अपने आप को बलिदान देना पड़ा था, और प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व और दृढ़ इच्छा शक्ति, जिस प्रकार का यशस्वी नेतृत्व मिल रहा है, आज इसका परिणाम है कि अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर भारत की आस्था का सम्मान भी है और गोधरा के राम भक्तों के प्रति सम्मान का भाव भी है।
बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके आज देश की आस्था का सम्मान हो रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण, उज्जैन में महाकाल के महालोक का निर्माण, केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम के पुनरुद्धार और सुंदरीकरण का कार्य, द्वारिका धाम के पुनरुद्धार का कार्य, भाइयों बहनों, ये सभी कार्य बखूबी संपन्न हो रहे हैं। योगी के रोड शो में काफी भीड़ थी, इसलिए उन्हें जहां स्पीच देनी थी वहां तक पहुंचने में काफी वक्त लग गया। तो योगी कम देर तक बोले, लेकिन जितना भी बोले उसने सपोर्टर्स में जोश भर दिया। बुलडोजर लेकर योगी के रोड शो में आए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि मोदी और योगी की वजह से उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। योगी आदित्यनाथ तो प्रजा में खूब उत्साह का माहौल है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी बहुत बढ़िया लीड से जीतने वाली है। क्या लिखा है आपने इसके ऊपर? ये जय श्री राम, योगी जी को जय जय श्री राम, भारत माता की जय। ये भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पे कार्यकर्ता और नेता हैं, ये गोधरा में अलग ही तस्वीर देखने को मिल रही है सर। इसके पहले तो यहाँ पे बुलडोजर लेके ऐसे सड़कों पर कोई घूमता हुआ नजर नहीं आया। जब से योगी जी और मोदी जी आए तब से लोगों का सीना 36 के बजाय 72 का हो गया है और लोगों को एक उमंग हो गया है कि अब जो भी है मतलब हमारा एक शासन है, हमारे मतलब नेता है और इसलिए लोगों में एक अलग ही उत्साह और उमंग देखने को मिलता है। जो भी है मतलब योगी जी और मोदी जी पे ही सब डिपेंड है। गोधरा से पहले योगी ने आणंद में एक रैली की और कांग्रेस पर निशाना साधा। योगी ने कांग्रेस को गुजरात और देश के विकास के रास्ते का बैरियर बताया। योगी ने कहा कि जब कांग्रेस रूपी ये बैरियर हटेगा तभी देश का विकास होगा। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो इसलिए ही बाधित था क्योंकि कांग्रेस बैरियर के रूप में काम कर रही थी। ये देश के विकास का बैरियर भी है, आस्था के सम्मान का बैरियर भी है, बहन बेटियों की सुरक्षा का बैरियर भी है और यह देश को समृद्धि के पथ पर अग्रसर करने का बैरियर भी कांग्रेस बनी हुई है। इसलिए बैरियर को हटाइए। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीट है। कांग्रेस के पास कितने हैं मालूम है आपको? 2। राम नाम सत्य के लिए भी 4 लोग चाहिए होते हैं। आपके पास अवसर है बापू के उस सपने को साकार करने के लिए। जब देश आजाद हुआ था तब बापू ने कहा था कांग्रेस को विसर्जित कर देना चाहिए। और भाइयों बहनों, सबसे अच्छा अवसर है, सारे सर्वे कह रहे हैं कि गुजरात के अंदर फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। अगले 5 साल बीजेपी के नेतृत्व की सरकार आने वाली है, कोई संदेह किसी को नहीं है, कोई संदेह नहीं है। अगर संदेह होता तो भाइयों बहनों, सबसे पहले दिल्ली से भाई बहन की जोड़ी यहां आकर के नमाज की तर्ज पर पूजा करने के लिए मंदिर में योगी की खास बात यह कि वो जहां जाते हैं उस इलाके से जुड़े लोगों के इमोशनल इशू उठाते हैं। गोधरा में उन्होंने कार सेवकों को जली हुई ट्रेन का जिक्र किया और लोगों को भव्य राम मंदिर के बारे में बताया। लेकिन आजकल योगी की पहचान बुलडोजर से ज्यादा होती है। उन्होंने यूपी में माफिया पर, अपराधियों पर, दंगा करने वालों पर जिस तरह बुलडोजर चलाया उसकी मिसाल हर जगह दी जाती है। इसलिए योगी गुजरात में जहां भी जाते हैं वहां भी बुलडोजर नजर आते हैं। गुजरात में फर्स्ट फेज की वोटिंग के लिए इलेक्शन कैंपेन का आज फाइनल डे था, आखिरी दिन था। आज चुनाव प्रचार खत्म हो गया और चुनाव प्रचार खत्म से ठीक पहले कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ऐसी गलती कर दी जो चुनाव में कांग्रेस को भारी पड़ सकती है। ऐसी गलती 15 साल पहले तब की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने की थी और उससे कांग्रेस को काफी नुकसान हुआ था। आज खड़गे ने फिर वही गलती दोहराई। अहमदाबाद की एक रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे ने नरेंद्र मोदी की तुलना रावण से कर दी। खड़गे इस बात से नाराज थे कि मोदी हर चुनाव में बीजेपी के प्रचार क्यों करते हैं।
मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना था कि प्रधानमंत्री के पास बहुत काम होता है, लेकिन मोदी का ज्यादा जोर चुनाव प्रचार में रहता है। फिर चाहे वो नगर निगम का चुनाव हो या विधानसभा का, मोदी हर वक्त चुनाव प्रचार में जुटे रहते हैं और अपने नाम पर वोट मांगते हैं। खड़गे ने कहा कि मोदी हर जगह अपना ही चेहरा क्यों दिखाते हैं? क्या वो रावण है जिसके 100 मुंह थे? हर इसमें मोदी जी वही कुश्ती खेल रहे। म्यूनसिपालिटी के इलेक्शन आते हैं, कॉर्पोरेशन के चुनाव आते हैं, मोदी को वोट दो। आपका कौन सा कैंडिडेट है उसका प्रचार करो, उसके नाम से वोट मांगो, वो सब छोड़ दीजिए, मोदी को वोट दो। क्या मोदी आकर यहाँ पे म्यूनसिपालिटी के काम करने वाले? क्या मोदी आके आपके मुसीबत में मदद करने वाले हैं? अरे आप तो प्रधानमंत्री हो, आपको काम दिया गया है, वो काम करो। वो छोड़ के म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन, एमएलए इलेक्शन, एमपी इलेक्शन, उनको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो फिरते रहते हैं, लेकिन हर वक्त अपनी ही बात करते हैं। आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। अब तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना? कॉर्पोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन में तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना। हर जगह कितने भी क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या? वैसे खड़गे जी ये भूल गए कि रावण के 10 सिर थे, 100 नहीं। और जब खड़गे ने मोदी की तुलना रावण से की तो कांग्रेस के कुछ नेता इस बयान को डिफेंड करने के लिए सामने आए। कांग्रेस के राज्यसभा एमपी नासिर हुसैन ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ गलत नहीं कहा। हर चुनाव में पार्टी इलेक्शन लड़ती है, पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी रहती है, कैंडिडेट्स वहाँ पे इलेक्शन लड़ते हैं, लोकल इश्यूज वहाँ पे होते हैं। हर चुनाव में अगर कोई जाके बोले कि मुझे देख के वोट दीजिए, कॉरपोरेशन के इलेक्शन में, असेंबली के इलेक्शन में, पार्लियामेंट के इलेक्शन में, किसी और के स्टेट के इलेक्शन में, उस स्टेट में इनका लेना देना नहीं रहता, जाके मुझे देख के वोट दीजिए, मुझे ये करके वोट दीजिए, मैं गरीब हूँ, मैं यहाँ से आया हूँ, ऐसे जो सिंपैथी लेके जो वोट बटोरने की जो कोशिश करते हैं। उसीलिए इन्होंने खड़गे साहब ने पूछा, भाई चेहरा तो एक ही है, आदमी तो एक ही है, कॉरपोरेशन में भी जाके यही बैठेंगे क्या, असेंबली में भी यही बैठेंगे, पार्लियामेंट में यही बैठेंगे, तो कितने मुख हैं? रावण के जितने वो मुख थे ना, 9 मुख है कितने, उतने मुख थे। इस तरह से उन्होंने बोला एक। और दूसरा जो है, जितने जुमलेबाजी इन्होंने की, मैंने ये कर दिया वो कर दिया करके जो झूठ बोल रहे हैं, और इनके लोग जो इतना झूठ फैलाते हैं, तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि एक प्रधानमंत्री होते हुए इतना झूठ नहीं फैलाना चाहिए और झूठे वायदे नहीं करना चाहिए, तो ये झूठों के सरदार हैं करके उन्होंने वहाँ पे बोला। अब चूंकि कांग्रेस के पास मोदी का कोई जवाब नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं कि मोदी कैंपेन ना करें। लेकिन खड़गे ने मोदी की तुलना रावण से कर दी तो बीजेपी को मौका मिला। एक के बाद एक बीजेपी के नेताओं ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर हमला किया। संबित पात्रा ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री को रावण कहना सिर्फ मोदी का नहीं बल्कि पूरे देश का अपमान है। संबित पात्रा ने कहा खड़गे ने यह गलती उस गुजरात की धरती पर की है जो गुजरात मोदी को अपना बेटा मानता है, इसलिए गुजरात की जनता ही कांग्रेस को इस गलती की सजा देगी। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को रावण कहा है, और मुझे लगता है इससे बड़ी धृष्टता, इस प्रकार के भाषा का प्रयोग, इस प्रकार का गाली गलोच अपने प्रधानमंत्री के लिए करना, और वह भी गुजरात के सपूत के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग गुजरात में खड़े होकर करना, यह उचित नहीं है, यह निंदनीय है, और कहीं ना कहीं यह कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। अ लीडर हु इज कंसिडर्ड एज अ ग्लोबल लीडर टुडे अक्रॉस द वर्ल्ड, उसको रावण कहना और उसके लिए इस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग करना, यह केवल और केवल मोदी जी का अपमान है, ऐसा नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, राहुल जी, आप जान ले
यह प्रत्येक गुजराती का अपमान है। खड़गे साहब, सोनिया जी के कहने पर आपने गुजरात में जाके गुजरात की मिट्टी पर खड़े होकर गुजरात के बेटे के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है, उससे कांग्रेस को आईना दिखाने का काम गुजरात की जनता करेगी। खड़गे के बयान पर रविशंकर प्रसाद ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने की वजह से कांग्रेस को इतना सियासी नुकसान हो चुका है, लेकिन फिर भी कांग्रेस सबक सीखने को तैयार नहीं है। बहुत ही शर्मनाक, घटिया और गंदा बयान दिया है। राजनीति में हम आलोचना का सम्मान करते हैं और उन्होंने मोदी जी कितनी आलोचना की, लेकिन खड़गे साहब, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मौत का सौदागर किसने कहा था? आपके नेता सोनिया गांधी जी ने। और कांग्रेस की बत्ती गुल हो गई थी गुजरात में। जो सोनिया जी के पुत्र हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने 19 के चुनाव में क्या कहा था, याद है ना आपको? चौकीदार, और आगे मैं बोल नहीं सकता हूं। और जनता ने 19 में पूरा जवाब दिया। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि खड़गे साहब, आपकी पार्टी बार बार इस तरह के बेबुनियाद, शर्मनाक गाली देने के बावजूद हारती है, फिर भी आप बोलते हैं। गुजरात की जनता इसका बहुत ही निर्णायक, प्रभावी जवाब देगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के बारे में मैं एक बात कहूंगा, बार बार हारते हैं, बार बार चुनाव में पिटते हैं, फिर भी नहीं सुधरते। तो मैं यही कहूंगा, गुजरात की जनता इस बार इनका पूरा हिसाब करेगी और पूरा प्रभावी जवाब देगी। कांग्रेस के नेता पे ऐसी गलतियों से परेशान हो जाते हैं। आज कांग्रेस के नेता ने मुझसे कहा कि कभी कभी उन्हें लगता है कि कहीं उनकी पार्टी के नेता इलेक्शन में मोदी की मदद करने का काम तो नहीं करते। खड़गे ने आज मोदी को रावण कहकर बीजेपी को मौका दिया। कुछ दिन पहले मधुसूदन मिस्त्री ने औकात की बात कहकर मोदी को भरपूर अवसर दिया था। खास तौर पर गुजरात के इलेक्शन में तो बार बार यही होता है। खड़गे ने आज गुजरात में वही गलती की जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी पहले कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी के लिए तो अपशब्दों का इस्तेमाल कोई नई बात नहीं है। मौत का सौदागर, खून का दलाल, गंदी नाली का कीड़ा, नीच, हिटलर, दुर्योधन, रावण, मोदी को सब कुछ कहा गया। लेकिन यह भी सच है कि जब जब मोदी को गालियां दी गई, बीजेपी ने इसका खूब फायदा उठाया। मोदी ने भी हाल ही में कहा था कि उन्हें रोज 2-3 किलो गालियां मिलती हैं, लेकिन ये गालियां उनके लिए न्यूट्रिशन का काम करती हैं। लेकिन राहुल गांधी इस बार गुजरात के चुनावी शोर शराबे से दूर अपनी भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए हैं। आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंची। राहुल ने आज बाबा महाकाल के दर्शन किए। करीब 20 मिनट तक महाकाल मंदिर में पूजा की। मंदिर के अंदर राहुल गांधी परंपरागत धोती और रुद्राक्ष की माला पहने हुए दिखाई दिए। बाबा महाकाल को दंडवत प्रणाम करते दिखाई दिए। महाकाल की पूजा के बाद राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी पर अटैक किया। मुद्दा वही पुराना था, थोड़ा अंदाज बदला हुआ था। राहुल ने कहा कि भारत तपस्वियों का देश है, लेकिन असली तपस्या तो किसान, मजदूर और छोटे दुकानदार करते हैं, लेकिन उन्हें इसका फल नहीं मिलता। बल्कि देश में जो लोग प्रधानमंत्री की पूजा करते हैं, उन्हें देश का पूरा धन दे दिया जाता है। हिंदू धर्म कहता है कि तपस्वियों की पूजा होनी चाहिए। तो इस देश में तपस्वियों की पूजा क्यों नहीं हो रही है? जो तपस्या कर रहा है उसको इस देश की सरकार कुछ नहीं देती, और जो नरेंद्र मोदी जी की पूजा कर रहा है उसको सारा का सारे दे देती। 2 लोग नरेंद्र मोदी जी की पूजा करते हैं दिन भर, और उनको जो भी चाहिए मिल जाता है। रेलवेज,
ये देखो भैया ड्रोन उड़ रहा है, ये भी ले जाएंगे उठा के। सड़कें, बिजली, पानी, सब कुछ। 2 लोग, 5 लोग प्रधानमंत्री की पूजा करते हैं और हिंदुस्तान का पूरा धन उनके हवाले कर दिया जाता है। राहुल गांधी का यह कहना कोई नई बात नहीं है कि मोदी ने देश की सारी संपत्ति कुछ चुने हुए उद्योगपतियों को दे दी है, कुछ लोग अमीर बन गए हैं, सब कुछ उनके लिए होता है। वो ऐसी बातें कई साल से कह रहे हैं, हर चुनाव के दौरान ये कहते हैं। लेकिन आज नई बात यह हुई कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पार्टी जोड़ो का काम भी हुआ। आज कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत और उन्हें चैलेंज करने वाले सचिन पायलट के साथ मीटिंग की। सचिन पायलट को गद्दार कहने वाले गहलोत के बयान के बाद पहली बार दोनों नेता एक साथ नजर आए। इस मीटिंग के बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। केसी वेणुगोपाल ने गहलोत और पायलट दोनों को पार्टी का एसेट बताया। अशोक गहलोत, सचिन पायलट दोनों पार्टी का एसेट है। दोनों पार्टी के एसेट है। राहुल गांधी का क्लियर कट वर्ड था। one more thing you have to see. One more two things you have to see. This is Rajasthan Congress. वीरेंद्र भाई नहीं है। इसके बाद अशोक गहलोत ने भी पार्टी में एकता की बात की। गहलोत ने कहा कि हम सब एक हैं और मिलकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को राजस्थान में सफल बनाएंगे। अभी हमारी मीटिंग हुई है, सबने मिलकर के बातचीत करी है और राजस्थान में सब एकजुट है। मैंने आपको कहा, कल राहुल गांधी जी ने कहा कि दोनों सम्मानित नेता है, ये कहा एसेट है। तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट एसेट है। जब राहुल जी ने ये बात कह दी है तो हमारी पार्टी की बहुत बड़ी खासियत रही है कि हमेशा जब संदेश नेता का आता है तो नीचे तक सब मिलकर के राजनीति करते हैं, मिलकर काम करते हैं और पार्टी के हित में क्या हो सकता है उस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोनों नेताओं में वक्त वक्त पर सीज फायर होता रहा है, लेकिन जंग फिर से छिड़ जाती है। लेकिन अशोक गहलोत के सुर आज थोड़े नरम हुए तो सचिन पायलट ने भी कहा उनका फोकस फिलहाल राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को ऐतिहासिक रूप से कामयाब बनाने पर है। राजस्थान में जब भारत जोड़ो यात्रा आएगी, एक बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा होने वाली है और हर वर्ग इस यात्रा से जुड़ेगा। स्वतः ही अपनी इच्छा से लोग आएंगे और लाखों की तादाद में राहुल जी के साथ लोग जुड़ेंगे। हम सब ने चर्चा करी है और मैं पूरे प्रदेशवासियों की तरफ से ये संदेश देना चाहता हूं, हम सब जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कि इस यात्रा में हम सब मिलकर राहुल जी को, पार्टी को, सबको आगे लेकर रखेंगे। और मैं ऐसा मानता हूं कि अभी 8-9 राज्यों में यात्रा जा रही है। राजस्थान की जो यात्रा होने वाली है वो सबसे उम्दा और नंबर 1 पर राजस्थान के जनता कार्यकर्ता राहुल जी से जुड़ेंगे, ऐसा हम लोगों को पूरा विश्वास है। केसी वेणुगोपाल की बात तो सही है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों नेता कांग्रेस के लिए एसेट हैं, दोनों जरूरी हैं। अशोक गहलोत अनुभवी हैं, राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं, सियासत का लंबा अनुभव उनके पास है। वहीं सचिन पायलट संगठन को अच्छी तरह समझते हैं, मेहनती हैं। पिछली बार जब दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था तो बीजेपी को हराने में सफल भी हुए थे। लेकिन कांग्रेस की मुश्किल यह है कि राजस्थान में अशोक गहलोत किसी भी हालत में मुख्यमंत्री का पद छोड़ना नहीं चाहते और सचिन पायलट को लगता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। वो जल्दी से जल्दी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। दोनों कन्विंस्ड हैं कि कांग्रेस को राजस्थान में वही मुख्यमंत्री बनकर चुनाव जितवा सकते हैं। चुनाव मैनपुरी में भी हो रहा है, लेकिन मैनपुरी बाय इलेक्शन के बीच यादव परिवार की टेंशन आज बढ़ गई। गोमती रिवर फ्रंट स्कैम केस में सीबीआई ने शिवपाल यादव से पूछताछ की परमिशन मांगी है, जिसे लेकर सरकार ने सिंचाई विभाग से रिवर फ्रंट का रिकॉर्ड तलब किया है। खबर मिली है कि सीबीआई को शिवपाल यादव समेत 2 अफसरों से पूछताछ की परमिशन दी जा सकती है। मैं आपको बता दूं कि 2017 में सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोमती रिवर फ्रंट की जुडिशियल इंक्वायरी करवाई थी, जिसमें घोटाले की बात सामने आई थी और इसके बाद मामला सीबीआई को सौंप दिया गया था।
फिलहाल अपडेट यह है कि सीबीआई के 2 आईएएस अधिकारियों समेत उस समय के सिंचाई मंत्री शिवपाल यादव की भूमिका की भी जांच की जाएगी। अखिलेश यादव इसे लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला कर रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि गोमती रिवर फ्रंट का फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया था। अगर सरकार और जांच एजेंसियां इसे नहीं मानेंगी तो फिर उनका भी वक्त आएगा, उनके घोटालों की भी जांच होगी। कैबिनेट से एक एक फैसला हुआ है, कैबिनेट का एक एक फैसला रिवर फ्रंट के लिए लिया गया है और अगर कैबिनेट के फैसले को सीबीआई, ईडी और सरकार नहीं मानेगी तो ये याद रखें भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम किसी के एक जैसे नहीं रहते। आपकी भी जांचें होंगी, आपके लोग भी फंसेंगे और जो कटिया धरने पर जो लूट हुई है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस में भी जो लूट हुई है, इसकी सीबीआई, ईडी कब करोगे? हमारी सीबीआई, ईडी कर लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन चुनाव के समय पर आप सिक्योरिटी हटा दें चाचा की, आप उनके ईडी और सीबीआई से डरा दें। हम कैबिनेट के लोग सब तैयार हैं ईडी और सीबीआई को फेस करने के लिए। अब मैं आपको चाचा शिवपाल यादव का बयान भी सुनवा देता हूं। शिवपाल यादव जब सिंचाई मंत्री थे तभी गोमती रिवर फ्रंट बनाया गया था और अब जब सीबीआई उनसे पूछताछ करने वाली है तो शिवपाल यादव का कहना है कि उन्हें बीजेपी से यही उम्मीद थी। अचानक से अपेक्षा क्या किया जा सकती है और जितना भी मैंने काम किया है जनहित में, जनता के हित में सब काम किया और जितना भी काम हुआ है अच्छे से हुआ है, तो उसमें कोई कमी है नहीं, कोई कमी है नहीं और नियम तय करा सब। अब चूंकि ये बात मैनपुरी बाई इलेक्शन के दौरान हुई तो इसलिए डिंपल यादव का बयान भी आया। डिंपल यादव समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी मैनपुरी में चुनाव हारने वाली है और हार की आशंका से डरी बीजेपी अब दूसरों को डराने की कोशिश कर रही है। नहीं, रिवर फ्रंट की जांच तो मुझे लगता है पहले से चल रही अब ये है कि उनसे अब ये खुल के सामने आ गए हैं क्योंकि ये डर गए हैं। इसीलिए जब ये डरते हैं तो ये लोगों को डराना शुरू करते हैं। जांच की टाइमिंग को लेकर यादव परिवार के साथ साथ दूसरी पार्टियों के नेताओं ने भी सवाल उठाए। योगी सरकार में मंत्री रह चुके और फिलहाल समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य इस मुद्दे को लेकर सरकार पर ब्लैकमेलिंग का इल्जाम लगा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि सरकार 5 साल से क्या कर रही थी, अब इलेक्शन के टाइम पर ही इस घोटाले की याद क्यों आई। किसी जांच को मैनपुरी लोकसभा चुनाव से जोड़ना का मतलब है कि किसी भी नेता को ब्लैकमेल करना। अगर जांच करनी थी तो पिछले 5 साल बीत गए, क्यों अभी तक सो रहे थे? आज जांच की याद क्यों आ गई? इसका मतलब है वो सीबीआई के नाम पर कहीं न कहीं किसी की गर्दन को जकड़ने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। अगर कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी थी तो पिछले 5 साल में जांच हो गई होती, दूध का दूध पानी का पानी भी हो गया होता। कुछ है नहीं, इसलिए अब नए सिरे से घेरने की कोशिश है। हम सोचते हैं जांच में कुछ निकलेगा नहीं। जब समाजवादी पार्टी ने यह आरोप लगाया कि सब कुछ सरकार के इशारे पर हो रहा है तो यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ने कहा कि गोमती रिवर फ्रंट केस की जांच लंबे समय से चल रही है, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, ये जांच लंबे अरसे से चलती रहती है और इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं, सरकार के अधिकारी आपको बताएंगे। बीजेपी के नेता कुछ भी कहें, यह सच है कि अब शिवपाल यादव निशाने पर तो हैं, चाहे सिक्योरिटी हो या गोमती। शिवपाल के सामने मुसीबत आएगी, इसके संकेत मिलने लगे हैं। शिवपाल की गलती है कि उन्होंने बीजेपी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, बीजेपी को यह दिखाया कि वो अखिलेश से नाराज हैं। मैनपुरी में बीजेपी का उम्मीदवार कौन हो, अखिलेश को कैसे घेरा जाए, इस लेवल तक की बातें करते रहे। परिस्थितियों का फायदा भी उठाया लेकिन फिर पलट गए। लगता है योगी आदित्यनाथ को पलटू चाचा की पलटी नाराज कर गई। दिल्ली में आजकल नगर निगम के चुनावों का शोर है, जबरदस्त कैंपेनिंग हो रही है। 4 दिसंबर को वोटिंग है। एमसीडी के चुनाव के नतीजे 7 दिसंबर को आएंगे, गुजरात से एक दिन पहले। 2 दिन तक गुजरात में प्रचार करने के बाद आज अरविंद केजरीवाल ने
दिल्ली में डोर टू डोर कैंपेन किया, लोगों से मिलने के लिए पहुंचे, अपनी पार्टी के लिए वोट मांगे। आज केजरीवाल ने ऐलान किया कि एमसीडी चुनाव में उनकी पार्टी जीती तो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन RWAs को भी मिनी पार्षद का दर्जा दिया जाएगा। केजरीवाल ने कहा, इससे लोगों को पार्षदों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, RW में शिकायत करने से ही उनके काम हो जाया करेंगे। कैंपेन के दौरान केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी 15 साल से एमसीडी चला रही है, लेकिन उसने कुछ काम नहीं किया, इसलिए बीजेपी ने पार्टी चलाना बंद करके वीडियो बनाने की दुकान खोल ली है। हाँ, बीजेपी के मैंने देखा 7 मुख्यमंत्री आए हुए हैं अलग अलग राज्यों से, 7 मुख्यमंत्री, एक डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और 17 केंद्रीय मंत्री, 17 मंत्री आए हुए हैं पूरे दिल्ली के अंदर, और मैं अकेला घूम रहा हूं। तो अगर 15 साल ये काम कर लेते तो इतने मुख्यमंत्री बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर 15 साल ये काम कर लेते तो इतने केंद्रीय मंत्रियों की जरूरत नहीं पड़ती। काम करा नहीं। मैं इनके केंद्रीय मंत्री से पूछ रहा था जो आया हुआ है, वो कह रहा था जी हमको एक पर्ची दी है उन्होंने कहा भाई ये बोलना जाके दिल्ली में, उसमें पर्ची में एक भी काम नहीं लिख रखा। तो उस मंत्री ने अपनी पार्टी से पूछा भाई मैं क्या काम बताऊं, 15 साल में क्या काम करे, तो वो कहते कोई काम नहीं बताना, बस केजरीवाल को गालियां देनी है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, दिल्ली वालों ने उनकी दुकान बंद कर दी। अब उन्होंने वीडियो कंपनी चालू करी है बीजेपी वालों ने। जैसे हर शुक्रवार को पिक्चर रिलीज होती है ना, इनका रोज एक वीडियो रिलीज होता है। 9 बजे मॉर्निंग शो शुरू होता है, बस एक ही शो होता है 12 बजे तक, उसके बाद वो शो खत्म, पिक्चर फ्लॉप हो जाती है इनकी सारी। उसमें पिक्चरों में इनके वीडियो में ना तो कोई गाना ना कोई डांस, तो एक वो रिंकिया के पापा डाल देते किसी वीडियो में वो कौन सा है, बियर पी के बेबी नाची, क्या वो बेबी बियर पी के नाचे छम छम छम, कुछ डांस गाना डालते, सारी पिक्चरें फ्लॉप हो गई। 4 दिन से इनका कोई पिक्चर ही नहीं आ रही आजकल। केजरीवाल आज बीजेपी की सियासी दुकान बंद करने की बात कह रहे थे। उन्होंने दावा किया कि एमसीडी के चुनाव में 250 में से 230 सीटें जीतेंगे, 250 में से 230। लेकिन आज केजरीवाल की पार्टी के 3 नेता बीजेपी में शामिल हो गए। आम आदमी पार्टी के 3 पूर्व विधायक कमांडो सुरेंद्र सिंह, राजू धिंगान और चौधरी फतेह सिंह ने आज बीजेपी की मेंबरशिप ले ली। अब लोग पूछ रहे हैं, अगर वाकई में एमसीडी में केजरीवाल 250 में से 200 सीटें जीत रहे हैं, अगर इतनी हवा हुई तो फिर आम आदमी पार्टी के ये नेता पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं? चलते चलते आपको बता दूं कि पाकिस्तानी फौज को आज एक नया चीफ मिल गया। जनरल आसिम मुनीर ने आज पाकिस्तान की फौज की कमान संभाल ली। रावलपिंडी में आर्मी हेडक्वार्टर में आयोजित एक समारोह में जनरल कमर जावेद बाजवा ने जनरल आसिम मुनीर को फौज का बेटन सौंप दिया। जनरल मुनीर पाकिस्तानी सेना की कमान संभालने वाले 17वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। वो अगले 3 साल तक पाकिस्तानी फौज के चीफ रहेंगे। और जैसी पाकिस्तान की परंपरा है, जनरल मुनीर पाकिस्तान की सियासत में दखल तो देंगे ही, और उनकी बैकग्राउंड देखते हुए इस बात की संभावना बहुत कम है कि वो भारत के साथ बेहतर रिश्ते बनाने की कोशिश भी करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।